नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रथ फंसता चला जा रहा है? और क्या मोदी और शाह यूपी की स्थिति को लेकर, यूपी के हाल को लेकर कुछ घबराए हुए हैं? उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी 60 सीटों से कम इस बार आई, 60 से नीचे उतरी, यानी 50-55 पर जाकर टिक गई यूपी में, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या मोदी जी का रथ यूपी में ही फंसकर रहेगा और लखनऊ से वो दिल्ली की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा? सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा मोदी जी के लिए। अब यूपी के इसी डर को लेकर, इसी आशंका को लेकर मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने सारा देश छोड़कर उत्तर प्रदेश पर फोकस करना शुरू किया। राइट नाउ उनका जो फोकस है चाणक्य का, वो उत्तर प्रदेश में, और रातों रात उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया। और इस ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल कमांड है, जो राजनीतिक कमान है, वो योगी से अपने हाथ में अमित शाह ने ले ली है। अब ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह ने यूपी के कई बाहुबली नेता, जिसमें ठाकुर नेता हैं, माफिया टाइप नेता हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार को कहीं ना कहीं हराने की कोशिश कर रहे थे या साजिश कर रहे थे, ऐसे बाहुबली, जो हो सकता है योगी के भी करीबी हों, ऐसे बाहुबली नेताओं को अमित शाह ने टाइट करना शुरू किया है। उन्होंने प्रतापगढ़ के राजा भैया, बाहुबली नेता, इनको भी टाइट किया है। उन्होंने जौनपुर के बाहुबली नेता, माफिया टाइप नेता धनंजय सिंह को भी टाइट किया है, चूड़ी कसना शुरू कर दी है, योगी के लोगों की खासकर। अब ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह की टीम ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया है। उन्होंने मायावती पर प्रेशर डाला है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर भी प्रेशर डाला है। और ये प्रेशर इसलिए है कि मायावती के उम्मीदवार, मायावती के कैंडिडेट्स, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जिन जिन सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे, भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन सीटों को अमित शाह ने आइडेंटिफाई किया। और ऐसा कहा जाता है कि मायावती को निर्देश दिए गए रातों रात कि आप इन उम्मीदवारों के टिकट बदलिए, ऐसे उम्मीदवार खड़े करिए जो सपा को चोट पहुंचाएं, जो इंडिया अलायंस को चोट पहुंचाएं। और हकीकत यह है कि रातों रात ये ऑपरेशन मायावती ने कर दिया अमित शाह के लिए। कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। अब आप कह सकते हैं कि ये एक नए तरह का खेल है, 2024 का एक नया खेल है कि जहां जहां बीजेपी को लगता है कि विपक्ष का उम्मीदवार तगड़ा है, विपक्ष का उम्मीदवार जीत सकता है या कुछ बिगाड़ सकता है, या तो उसका नामांकन खारिज कर दिया गया, या उसको बैठा दिया गया, उससे कहा गया आप विड्रॉ करिए, या फिर उसका टिकट ही बदलवा दिया गया अगर मायावती जैसी नेता उनको मिल गई। ये नया खेल है। अब दोस्तों, अमित शाह का ये जो नया खेल है, टिकट कटवा देना, टिकट वापस करवा देना, उम्मीदवार बदल देना, नामांकन खारिज करवा देना, ये जो नया खेल है, जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के अमित शाह पर, ये जो नया खेल, इसको अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो जरा ये जौनपुर की कहानी जानिए। जौनपुर उत्तर प्रदेश की सीट है जो बनारस से सटी हुई है, यानी जहाँ मोदी जी, जहाँ उनकी सीट है बनारस से, उससे सटा जौनपुर है। अब साहब, जौनपुर में अमित शाह जो हैं वो अपने करीबी कृपा शंकर सिंह को मुंबई से लिया है। हालांकि कृपा शंकर का रिकॉर्ड साफ सुथरा नहीं, जेल वेल जा चुके हैं, लेकिन खैर यहाँ पर जेल जाने का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अमित शाह के करीबी मान लीजिए। कृपा शंकर सिंह को बीजेपी से टिकट दिया गया, ठाकुर हैं, लिहाजा ठाकुर वोटों पर नज़र थी। लेकिन यहाँ ठाकुर धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया, श्रीकला, और बसपा ने टिकट दे दिया। तो बसपा की उम्मीदवार धनंजय सिंह की पत्नी कृपा शंकर के ठाकुर वोट में सेंध लगाने लगी, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी फंस गई जौनपुर में। अब सवाल है कि अमित शाह से कहाँ बर्दाश्त होने वाला कि उनका करीबी जिसका नुकसान मायावती कर रही हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि रातों रात जब अमित शाह ने ऑपरेशन शुरू किया यूपी में, ऐसा कहा जाता है कि उनकी तरफ से पहला फ़ोन बसपा मुख्यालय में गया और मायावती से कहा गया कि आप तुरंत टिकट काटिए श्रीकला का, श्रीकला को हटाइए, कोई नया कैंडिडेट लाइए।
और यकीन मानिए रात 1 बजे मायावती ने फ़ोन करके श्रीकला का टिकट काटा और वो टिकट दे दिया श्याम सिंह यादव को। ये मैं नहीं कह रहा, आप श्याम सिंह यादव को सुनिए, वो खुद कह रहे हैं 1 बजे फ़ोन आया था बहन जी का यानी मायावती का कि आज जो रात बीती है 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूं, अपने कागज़ वगैरह तैयार कर दो। अब दोस्तों श्याम सिंह यादव का महत्व समझिए। यादव साहब को जब उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का बनाया गया तो ये समाजवादी पार्टी के यादव वोट काट रहे हैं। यानी पहले ठाकुर जो था वो बीजेपी के वोट काट रहा था, बसपा का, और अब बसपा का यादव समाजवादी पार्टी का टिकट काट रहा है। ये खेल है। यानी कुल मिलाकर एक टिकट चेंज कराकर अमित शाह ने जौनपुर में बीजेपी का रास्ता आसान कर दिया। दोस्तों कहानी तो आप समझ ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर बीजेपी को बीएसपी नुकसान कर रही थी, यानी जहां जहां बहुजन समाज पार्टी भाजपा को नुकसान कर रही थी, उन्हीं सीटों पर मायावती उम्मीदवार बदल रही हैं और ऐसे उम्मीदवार दे रही हैं जो बीजेपी की जगह इंडिया को नुकसान करे, इंडिया अलायंस का नुकसान करे। मिसाल के तौर पर एक बस्ती का मामला देख लीजिए। बस्ती भी पूर्वांचल की सीट है। यहाँ पर हरीश द्विवेदी साहब हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश द्विवेदी पंडित जी हैं बीजेपी से। इनकी स्थिति बड़ी कमज़ोर थी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई जब मायावती ने बस्ती से एक पंडित जी को टिकट दे दिया, दयाशंकर मिश्रा। दयाशंकर मिश्रा जो हैं वो बीजेपी के पंडित उम्मीदवार के पंडित वोट काटने लगे। फिर अमित शाह परेशान हो गए कि ये सीट भी फंस गई। जौनपुर भी हार रहे थे और अब बस्ती भी हार रहे हैं। कई सीटें ऐसे बीजेपी की फंस गई बसपा की वजह से। यहाँ क्या हुआ, यहाँ सुनिए। यहाँ पर दयाशंकर मिश्रा जो नुकसान पहुँचा रहे थे बीजेपी को, उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पर लव कुश पटेल, इनको टिकट बसपा ने दे दिया। अब लव कुश पटेल जो हैं वो कुर्मी हैं और इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राम प्रसाद चौधरी, वो भी कुर्मी हैं। यानी पहले पंडित को वोट काट रहा था और अब बहुजन समाज पार्टी का कुर्मी को वोट काट रहा है। ये है गणित, ये गणित है अमित शाह की। और अमित शाह को लगता है कि शायद मायावती का सहारा लेकर इस बार उत्तर प्रदेश की वैतरणी पार की जा सकती। लेकिन हकीकत यह है कि बीच चुनाव इस तरह के टिकट बदल कर, काट कर, खेल करके बहुत असर होता नहीं है, बहुत डैमेज कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि जो वोटर है वो मन बना चुका होता है। अब दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती, जी हाँ, मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है उसका रिमोट कंट्रोल जैसे अमित शाह के हाथ में हो। सारे फैसले अमित शाह ले रहे हो। अब ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से टिकट बदले जा रहे हैं बीजेपी के फेवर में, बीएसपी के टिकट, उससे ऐसा लगता है कि रिमोट जो है वो कहीं ना कहीं वो अमित शाह के हाथ। हालांकि रिमोट तो अमित शाह के पास कई पार्टियों का है। बहरहाल एक और खबर मैं आज आपको इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ। ये जो तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, तीसरे चरण का 10 सीटों का चुनाव है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत ख़राब है। यानी बीजेपी का जो फर्स्ट फेज़ था यूपी में बहुत अच्छा नहीं था, 8 सीटों पर। सेकेंड फेज़ था वो भी अच्छा नहीं था, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बढ़ती। तीसरे चरण में जहाँ पर प्रोफेसर राम गोपाल हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, शिवपाल के बेटे बदायूं से लड़ रहे हैं, अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव जो हैं वो मैनपुरी से लड़ रही हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में। इस पर भी मैं एक्सपर्ट के सहारे आज के वीडियो में बहुत से तथ्य आपके सामने रखूँगा कि इस वक्त आज की तारीख में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहाँ खड़ी है, शाह और मोदी कहाँ खड़े हैं, तमाम ऑपरेशंस के बावजूद वो कहाँ खड़े हैं और कितनी सीटें उनको मिल सकती हैं, कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही। उत्तर प्रदेश इसलिए इम्पॉर्टेंट है और मैं बार बार दोहराता हूँ कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने देश जीता। 2014 में मोदी जी 71 सीट लाए, प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में मोदी जी यूपी से 62 सीट लाए, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इस बार स्थिति आप देख ही रहे हैं कि एक एक सीट के लिए
एड़ी चोटी का जोर अमित शाह लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं मायावती की बैसाखियों की ज़रूरत है उनको, ये हालत है। क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये भी आप एक्सपर्ट्स की मदद से सुनेंगे। एक्सपर्ट के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 एक्सपर्ट्स हैं, सिद्धार्थ कालन से हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं, वो आपको बहुत सी जानकारियाँ देंगे, राजा भैया से लेकर तीसरे चरण तक। और प्रोफेसर रविकांत होंगे, जिनकी एनालिसिस ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यूपी जिसने जीता उसने देश जीता, और जो यूपी हारा वो देश भी हार सकता है। सीधे चलते हैं प्रोफेसर रविकांत के पास और सिद्धार्थ कालंस के पास। रविकांत जी, ये जो अखिलेश यादव ने कहा आज कि भैया अब मायावती पर भरोसा मत करिएगा, मेरा दलित भाइयों से कहना कि अब मायावती के साथ मत जाइए, अपना वोट खराब मत करिए, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से रातों रात टिकट बदले हैं वो अमित शाह के प्रेशर में आ चुकी है। मायावती पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं, अमित शाह की बी टीम हो चुकी है। अब इनको वोट मत दीजिए। इसका कितना असर होने जा रहा है? क्या दलित समझ रहा है कि उसका सबसे शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं समझौता कर चुका है, अंबेडकर के विचारों का समझौता हो चुका है, संविधान का समझौता हो चुका है? दीपक जी, मेरी बेहद सिंपैथी है मायावती जी के साथ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता रहा हूं और लगातार उनके लिए मैं बात करता रहा हूं, उनके पक्ष को एक तरह से रखता रहा हूं। लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं। ओहो, जैसे उन्होंने जौनपुर में जो किया, रातों रात जो हुआ, जौनपुर में जीतने वाला कैंडिडेट था उनका नंबर 1। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपका बरसों का जो एक तरह का सपोर्ट था, जो सिंपैथी थी मायावती के लिए, आप कह रहे हैं कि आज पूरी तरह से वो सिंपैथी आपके दिल से निकल गई? आपको लगता है कि बहन जी ने समझौता कर दिया? निश्चित रूप से। और ये चुनाव मुझे लगता है कि बहुजनों के लिए सबसे बड़ा चुनाव है अब तक का, जहां संविधान दांव पर लगा हो, जहां वोटिंग राइट दांव पर लगा हो, जहां डेमोक्रेसी दांव पर लगी हो, जहां हमारा भविष्य दांव पर लगा हो, वहां मायावती अगर समझौता कर रही हैं तो फिर दलित और बहुजन तबका उनको सम्मान तो देगा लेकिन वोट नहीं देगा। वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो हाथी वाली दुकान है, क्या शटर गिरने वाला है 4 जून को? निश्चित रूप से। उनका 13% वोट था पिछले चुनाव में और मैं अंदाजा लगा रहा था कि 8% करीब रह जाएगा, लेकिन अब ये और भी नीचे जाने वाला है। तो मैं क्या कहूं, ये जो मायावती ने कंप्रोमाइज कर लिया, अमित शाह का फोन किया गया कि वो हड़बड़ा गई, आपको क्या लगता है? कि कहा गया है ना कि खुद तो डूबे सनम, सामने वाले को भी ले डूबे। मायावती खुद डूब रही हैं और आनंद आकाश को भी ले डूबी। जो लड़का इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अपने भतीजे को भी ले डूबी क्या? निश्चित रूप से। और आकाश आनंद ने एक बड़ी छवि छोड़ी थी, अपनी बड़ी छाप छोड़ी थी लोगों पर, और भविष्य दिखने लगा था एक नौजवान में कि अब दलित राजनीति खत्म नहीं हो रही है, हो सकता है कि नए सिरे से शुरुआत हो रही हो। जो एग्रेशन था आकाश आनंद में, उसे लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन सीतापुर में एफआईआर होती है और उसके बाद आकाश आनंद को घर बिठा दिया जाता है, 4 रैलियां कैंसिल कर दी जाती हैं। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर साहब समझ गया, आपका कहने का लब्बो लुआब यही है कि आकाश आनंद मायावती के भतीजे, जो बीएसपी के फ्यूचर लीडर थे, बहुत अच्छी रैलियां कर रहे थे, खुलकर बोल रहे थे, भीड़ बढ़ रही थी, और अमित शाह से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि हाथी पर लोग ज्यादा जा रहे हैं, और उन्होंने चूड़ी टाइट करी, चूड़ी कस दी, एक मुकदमा लिखा आकाश पर, फिर सुनते हैं छापे आपे भी पड़े। अब ये तो मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मायावती दब गई। इसका मतलब खेल कहीं ना कहीं फंस गया है। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ कालंस है। सिद्धार्थ जी, एक चीज बताइए, तो खैर बहन जी के बारे में बताया इन्होंने कि आज तो विश्वास ही हिल गया, बरसों का विश्वास जब डॉक्टर साहब का हिल गया, तो सोचिए बेचारे वोटरों का क्या होगा जो गांव में रहते हैं, जिनको पता लगा कि बहन जी ने कंप्रोमाइज कर लिया। खैर बहन जी की बात बाद में होगी। मुझे सिद्धार्थ जी आप ये बताइए, ये जो राजा भैया हैं आपके यहाँ, बाहुबली हैं, जिनके इशारे पर प्रतापगढ़ में लोग कहते हैं कि सूरज निकलता है और फिर डूबता है, लोग ऐसा कहते हैं गांव में वहां पर कि भैया जी आए तो सूरज निकलता है, भैया जी कमरे में वापस तो सूरज ढल जाता है, दिन को दिन, रात को रात, लोग कहते हैं राजा भैया के नाम पे। राजा भैया का भी टेटुआ दबा दिया बीजेपी लॉबी ने, गुजरात लॉबी ने। राजा भैया को रातों रात बुलाया गया बेंगलोर, और राजा भैया जैसे बाहुबली जो घोड़े से उतरते नहीं थे, महाराणा प्रताप कहते थे, ये बेंगलोर चले गए डर के मारे।
और वहां से घुटने के बल लौटे हैं। ये क्या खेल है राजा भैया का? क्यों हो रहा है खेल? राजा भैया ने सरेंडर क्यों किया, जरा संक्षेप में बताइए। दीपक भाई, इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी थामने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा और उन्होंने ये पूरी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो शुरू की, राजा भैया उसके एक अहम कड़ी हैं। राजा भैया वही राजा भैया हैं जो अपनी उनके प्रभाव वाली सीट प्रतापगढ़ के बगल में कौशाम्बी, जहां अपना स्टेट है, उनकी जो उनकी रियासत है वो रियासत कौशाम्बी में आती है। वो कौशाम्बी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो इनके बारे में उल्टा सीधा कहते थे और जिनसे इनकी हद दर्जे की नाराजगी थी, अब उनका प्रचार करने के लिए तैयार हो गए हैं। ओहो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कौशाम्बी, जहां से विनोद सोनकर जो अमित शाह के बड़े खास हैं, बहुजन बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं, पहले राजा भैया विनोद सोनकर को अपोज कर रहे थे, अब इतना प्रेशर, इतना दबाव पड़ा है अमित शाह का कि राजा भैया राइट टाइम हो गए, वो विनोद सोनकर अपने दुश्मन की अब प्रचार कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, आप देखें, राजपूतों के असंतोष को थामने के लिए उत्तर प्रदेश का कोई नेता काम नहीं आया। अमित शाह ने कमान संभाली। आनंद फानन में आप देखें, यशवंत सिंह, जिन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाकर एमएलसी बनवाया था आजमगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था, उनका रातों रात उन्होंने निष्कासन वापस कराया, यशवंत सिंह का। यशवंत सिंह एक प्रमुख ठाकुर नेता है। जी। राजकिशन सिंह जो बस्ती के प्रमुख ठाकुर नेता है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार, वो एक प्रभावी नेता है राजपूतों के। आनंद फानन में उन्हें बुलाया गया, उनसे अमित शाह जी मिले और अमित शाह शाम को मिलते हैं और सुबह मिलते हैं और शाम को उनको लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी जाती है। उसके बाद आप चौथा बताया, तो आप ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि किस तरीके से अमित शाह ने राजपूतों के असंतोष को थामने के लिए कमान संभाली और उसके बाद जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, उस ऑपरेशन में राजा भैया, यशवंत सिंह, राजकिशोर सिंह, धनंजय सिंह, ये जितने ठाकुर क्षत्रप हैं, इन सारे ठाकुर क्षत्रपों को उन्होंने अपने पाले में लाकर खड़ा कर लिया और कहते हैं कि अभी ये कवायद जारी रहेगी, कुछ और ठाकुर जारी रहेंगे। मतलब कई जो जिले के महाराणा प्रताप है, जो महाराणा प्रताप के प्रतीक हैं, वो ठाकुर नेता अब आपको लग रहा है सरेंडर करेंगे अमित शाह के सामने। बिल्कुल, और चूंकि इसको गंभीरता से लिया है अमित शाह ने, ठाकुरों की नाराजगी को गंभीरता से लिया है। बड़ी बात कही। मैं भी आपको बस्ती की सीट पर भी आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं एक सवाल रविकांत जी से करना चाह रहा हूँ। रविकांत जी ये कह रहे हैं कि साहब ठाकुरों से डायरेक्ट डील अब गुजरात लॉबी कर रही है। वो ठाकुर जो जान छिड़कते हैं योगी जी पर, वो ठाकुर जो एक तरह से महाराज कहते हैं योगी आदित्यनाथ को, जो उनको सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उन ठाकुरों से अब डील कर रहे हैं अमित शाह। और अमित शाह और योगी के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये कौन सा खेल हो रहा है? क्या अमित शाह ने सारी कमान ले ली है और योगी को किनारे कर दिया है? दीपक जी, भले ही ये ठाकुर नेता योगी जी पर जान छिड़कते हो, लेकिन अपनी जहां जान दांव पर लगा हो तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियस है कि चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, वहां तो शाह शरणम गच्छामी करना ही है। फिर आपको जो शाह साहब कहे, जो गुजराती लॉबी कहे, अभी तो फिलहाल अपने आप को बचाना है भाई। अभी पहले जेल हुई, फिर बेल हुई, ट्रायल दिखाना। तो कहीं पूरी फिल्म दिख जाती तो क्या होता? इसकी डॉक्टर साहब हिंदी कर दीजिए, शाह शरणम गच्छामी, इसकी हिंदी तो कर दीजिए प्रोफेसर साहब, क्या मतलब है शाह शरणम गच्छामी? चले जाना, अमित शाह की शरण में चले जाना और स्वीकार कर लेना उनकी अधीनता को। तो जो उन्होंने कहा, हुजूर जो आप बोले वही सही, तुम दिन को अगर राहत कहो हम राहत कहेंगे। डॉक्टर साहब एक चीज और, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक गंभीर मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं अभी जाऊंगा सिद्धार्थ भाई के पास। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर अमित शाह लखनऊ की एक एक सीट पर, उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर जहां टिकट बंट चुके हैं, जहां वोटिंग होने वाली है, ये लास्ट मोमेंट पर अगर मायावती को प्रेशर डाल के वो टिकट कटवा रहे हैं, अपने मनपसंद कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं,
मान लीजिए कहीं अखिलेश यादव ने कुर्मी खड़ा कर दिया तो एक कुर्मी कैंडिडेट उन्होंने बसपा से दे दिया। अगर कहीं पर मायावती ने ठाकुर खड़ा कर दिया था जौनपुर में, तो ठाकुर हटा के वहां पर एक यादव दे दिया कि भैया तुम अखिलेश यादव के वोट काटो। ये जो सीट टू सीट बेसिस पर एक एक सीट पर ऑपरेशन चल रहा है अमित शाह का, इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या दाल पतली है बीजेपी की? क्या बीजेपी की हवा टाइट है उत्तर प्रदेश में? और घबराहट में, बेचैनी में, डेस्परेशन में, अंग्रेजी में डेस्परेशन कहते हैं, क्या इतने डेस्परेट हो गए हैं अमित शाह कि उस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, एक एक कैंडिडेट को हटा रहे हैं कि भैया तुम्हारा नामांकन खारिज, तुम्हारा टिकट कटा, तुम्हारी टिकट वापसी, इसको टिकट दो? ये क्या बताता है? क्या बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है? क्या बीजेपी का रथ फंस गया है मोदी जी का यूपी में? देखिए दीपक जी, हम लोग पिछले 2 महीने से ये बात कह रहे हैं। हो सकता है कि भाजपा के लोगों को भी यकीन न रहा हो, लेकिन अमित शाह ने उस बात को समझा। उनके पास जातिगत आंकड़े भी होते हैं, उनके पास वो सारे समीकरण होते हैं, और जहां से उम्मीद हो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से। बाकी तो आप कर्नाटक से लेकर के गुजरात तक कई सीटें गंवा रहे हैं, तो ऐसे में सारी उम्मीदें उत्तर प्रदेश से। इसलिए यहाँ एक एक सीट पर एक्सरसाइज हो रही है। मायावती ने 10 ब्राह्मण कैंडिडेट दिए थे, और 10 में से मुझे लगता है कि 8 कैंडिडेट ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा रहे थे। इसीलिए सारा खेल रचा जा रहा है अचानक। और भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद पतली है। हम लोग बराबर ये कहते रहे हैं कि 40 के नीचे बीजेपी पहुंच रही है, इसीलिए एक एक सीट जोड़ी जा रही है। और दूसरा, जो मायावती को लेकर के अभी हम लोग बात कर रहे थे, आकाश आनंद पर शिकंजा इसलिए कसा गया है, वोट भले ही बीएसपी को नहीं जा रहा हो, लेकिन आकाश आनंद जिस आक्रामकता के साथ बोल रहे थे, जो नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो था संविधान और लोकतंत्र को बचाने का। और जिस भाषा में बात की, मोदी का वो सारा किला ढहने लगा था दीपक जी। इसीलिए ऑपरेशन हुआ रातों रात। समझ गया। आकाश की जो भाषा थी वो बहुत बुरी तरह से डेंट कर रही थी बीजेपी को, बीजेपी के कैंपेन को। दलित लामबंद हो रहे थे, संविधान की बात उठाई जा रही थी। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मायावती ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जैसे पंडितों को टिकट दिए, कहीं ठाकुर को दे दिया, कहीं किसी तरह के जो टिकट दिए, वो टिकट एक्चुअली डैमेज कर रहे थे बीजेपी को। सिद्धार्थ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप तो लगातार दौरे कर रहे हैं, कभी आप गोरखपुर में हैं, कभी आप आजमगढ़ में हैं, कभी आप बुंदेलखंड में, और मुझे लगता है कि कोई उत्तर प्रदेश में आप जैसा पत्रकार होगा जिसके पास पूरी की पूरी, आप कह सकते हैं, सीट वार जानकारी है। मैं संक्षेप में, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप डिटेल बताना शुरू कर देंगे रात हो जाएगी। मैं आपकी जीके का, आपकी पॉलिटिकल अक्यूमेंटशिप का टेस्ट नहीं ले रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं विनती करके कि आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन कौन सी सीटें अभी भी फंसी हुई हैं बीजेपी की, जहां बीजेपी पिछड़ रही है। पहले आपको इसी जो तीसरा चरण जो कल वोट पड़ने जा रहा है उसका ही बता देता हूँ। जी बिल्कुल। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए करीब करीब आसान सी वो हैं। 4 सीटें फंसी हुई हैं और 2 सीटें केवल 10 सीटों के चुनाव में केवल 2 सीटें आगरा और हाथरस को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत हो सकती है कि हाँ ये सीट, इसमें हम। अरे बाप रे बाप, आप कह रहे हैं कि 10 सीटों पे कल चुनाव है और 2 सीटें हैं सिर्फ जहां पर आपको लग रहा है कि बढ़त है बीजेपी के पास, हाथरस है, नागरा। ओहो, तो बाकी जो 8 सीटें बता तो दीजिए, कहां कहां फंसी हुई है, रथ कहां फंस गया मोदी जी का? मैनपुरी में कोई फंसने का भी प्रश्न नहीं रह गया है। मैनपुरी डिम्पल लड़ रही है जी। फिरोजाबाद में फंसने जैसा भी कुछ नहीं बचा है। संभल में फिरोजाबाद जैसा भी कुछ नहीं बचा, राम गोपाल के बेटे, कुछ नहीं बचा है। बदायूं में आप देख लें, फंसने जैसा भी कुछ नहीं बचा है। अब फतेहपुर सीकरी वो सीट एक ऐसी है जो बहुत चुनौतीपूर्ण मुकाबले में फंसी हुई है, और अभी तक कल वोट पड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में है। फतेहपुर सीकरी की सीट, आंवला की सीट का भी यही हाल है, जहां पर मुसीबत में डाल दिया है एक मौर्य बिरादरी का कैंडिडेट देकर समाजवादी पार्टी में। और यही हाल एटा में है, जहां खुद कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह चुनाव मैदान में है। तो ये हालत है। और बरेली की सीट आपको क्या लग रहा है? बरेली है चरण में? बरेली की सीट इसी चरण में है, संघर्ष है बरेली की सीट में। लेकिन फिर भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिले अगर संतोष गंगवार
ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो प्रचार ये कर रहे जो होंगे। सिद्धार्थ भाई जो 10 सीटें हैं जिसपे आपने कहा मैनपुरी से अखिलेश जी की पत्नी जो है वो डिंपल लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से आपने कहा कि प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे लड़ रहे हैं, और बदायूं से शिवपाल के बेटे वो लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये 10 में से कितनी सीटें हैं जहां आपको लगता है इंडिया अलायंस का एज है, आगे है इंडिया अलायंस जहां? देखिए, एज अभी संभल, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी में क्लियर एज है। फतेहपुर सीकरी, आंवला और एटा में फाइट है। भारतीय जनता पार्टी अगर कह सकते हैं कि उसको अगर एज है तो वो आगरा में है, हाथरस में है। बरेली के बारे में अभी भी तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि हाँ बरेली में भारतीय जनता पार्टी की इनफाइटिंग खत्म हो गई होगी, तो आप मान सकते हैं कि एक माइनर एज आप बरेली में भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। जी है। सिद्धार्थ भाई, आपने बड़ी बात कही और मैं इसमें एक छोटा सा कमेंट लूंगा, फिर लास्ट क्वेश्चन में सिद्धार्थ जी से करूंगा, वाइंड अप करूंगा। प्रोफेसर साहब, सिद्धार्थ कालंस कह रहे हैं कि जो तीसरा चरण है उसमें से 10 में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां सिद्धार्थ कालंस को दिख रहा है कि हाथरस और आगरा, यहां पर बीजेपी आगे है, बीजेपी ये सीटें जीत रही है। बाकी सीटें कह रहे हैं फंसी हुई है, और इन्होंने जो मतलब कारण बताए हैं, जैसे मैनपुरी में डिंपल हैं, फिरोजाबाद में राम गोपाल सीट लड़वा रहे हैं, बदायूं में शिवपाल है, आंवला का भी उन्होंने जिक्र किया, उनका बरेली भी फंसी। क्या आपको लगता है कि ये जो तीसरा फेज फंसा हुआ है और बीजेपी की पोजीशन हर फेज वाइज, हर मतदान के चरण के बाद, पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद और तीसरे, स्थिति खराब हो रही, क्या इस वजह से अमित शाह को ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू करना पड़ा है उत्तर प्रदेश में? क्या फिर से जो है ईडी और इनकम टैक्स और पुलिस और चूड़ी टाइट करना, ये सारा काम जो है ये अमित शाह को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी फंस रही है? दीपक जी, अमित शाह कर तो उसी के लिए रहे, लेकिन लेट हो चुके हैं। पहले चरण में जो मामला सेट हुआ था, अगर दूसरे चरण में वो संभाल लेते तो शायद वापसी करने की कुछ उम्मीद थी, लेकिन 2 चरणों में सीधे तौर पर यह दिखाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर वोट डालने नहीं जा रहा है, और जो सामाजिक समीकरण होते थे कभी बीजेपी के, नॉन जाटा, दलित और अति पिछड़ा, वो मूव कर रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ, और यहीं से वो सारे समीकरण दरक गए हैं बीजेपी के अंदर से। अब वो यही कर सकते हैं कि राजा भैया को ले आए, धनंजय सिंह को धमकाएं, ये करके जरूर वो थोड़ा बहुत 1-2 सीटों में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव अब एक मोड पे आ चुका है और उसने एक अपनी गति और दिशा ले ली है। वही वजह है कि किसी तरीके से चुनाव को बचाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने इस बार जो खेल किया है, हम लोग और सिद्धार्थ जी तो गवाह है इस बात के, मैं बराबर कहता था कि सोशल इंजीनियरिंग समझनी होगी बीजेपी की, और इस बार मैं अभी लिस्ट देख रहा था कि गंगवार, सेठवार, पटेल, चौधरी, माने जो कुर्मियों में हो सकती हैं 4-5 उपजातियां, उनको एडजस्ट किया है। मौर्य में शाक्य को भी दिया है, मौर्य को भी दिया है, कुशवाहा को भी दिया है, सैनी को भी दिया है। ये जो स्ट्रेटजी है अखिलेश यादव की, और उसमें कश्यप भी दिया है, निषाद भी दिया है, बिंद भी, राजभर भी, चौहान भी, ये जो सामाजिक समीकरण है अखिलेश यादव का, उसने एक तरह से अमित शाह के लिए कोई मौका ही नहीं दिया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब एक बार मन अगर बना ले तो चुनाव एक दिशा की तरफ बढ़ जाता है, उसको वापस लाना और बीजेपी के माकूल बनाना, बीजेपी के मुफीद बनाना, बीजेपी के लिए सूटेबल बनाना, ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है जो अब अमित शाह ने संभाली है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं देर हो गई है। और जहां तक सिद्धार्थ भाई का कहना है उनका कि तीसरे चरण में भी बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी पिछड़ रही है, सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी आगे है, हाथरस और आगरा। मैनपुरी फंसी है, फिरोजाबाद फंसी है, बदायूं फंसी है, आंवला फंसी, एक लंबी फेरिस्त उन्होंने बताई। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह कोशिश तो कर रहे हैं और मायावती उन पर दबाव भी डाल रहे हैं, मायावती झुकी भी हैं, जिसका लाभ अब अखिलेश यादव ले रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव लॉक हो गया, जैसे अमिताभ बच्चन केबीसी में लॉक करते हैं सवाल को, ऐसे ही लॉक हो चुका है। और सिद्धार्थ ने कहा कि अब कम से कम 5 चरण के जो उम्मीदवार हैं वो तय हो चुके हैं, अब बदला नहीं जा सकता।
और इसलिए कहीं ना कहीं देरी हो गई मोदी जी के चाणक्य को। देखना है कि 4 जून को उत्तर प्रदेश से क्या रथ आगे बढ़ता है दिल्ली की तरफ, या रथ 4 जून को हमें उत्तर प्रदेश में दिखता है कि रथ रुक गया है, धंस गया है। सिद्धार्थ आप आए और प्रोफेसर साहब आप आए, और जिस आसानी और सहजता के साथ आपने बातें रखी, उससे लगता है कि आप लोग एक्सपर्ट। महारथी जो होता है बहुत आसान शब्दों में बातें करता है, और आपने बहुत आसानी के साथ समझाया है उत्तर प्रदेश की स्थिति को, और बहुत बेबाकी के साथ आप दोनों लोग बोले हैं लखनऊ में रहकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। थैंक यू सच।